कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने क्वेश्चन में टेस्ट करने के लिए डाले थे, लेकिन आप लोगों ने उसे ध्यान दिया नहीं। बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन आपके पास ये वाला। Capital employed of a firm is 4,40,000. Annual profit earned by a firm during the year is 56,000. Money could be kept in a bank for 3 years at the rate of 8%. Considering 2% as a fair compensation for risk involved in a business, the goodwill of the firm on the basis of capitalization will be। अब आप जरा समझिए। एक बिजनेस जो होता है उसे बिजनेस तभी बोला जाता है जब वो मार्केट में इंटरेस्ट रेट से ज्यादा कमाता है। अगर कोई बिजनेस बोलता है ना कि मेरा 12% रिटर्न है, तो अगर 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 बैंक सेविंग्स अकाउंट में 4% रिटर्न दे रहा है, तो वो बिजनेस 12 प्लस या 16% रिटर्न कमा रहा है। तो इस क्वेश्चन में वही खास बात थी। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में? अगर ये नॉर्मल बोलता कि रेट ऑफ रिटर्न जो 8% है तो 8% से करते। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर पैसा हम 3 साल बैंक में रखते तो 8% रिटर्न आता, और जो बिजनेस है वो 2% एडिशनल कमा रहा है, तो रिटर्न बिजनेस का कितना है टोटल? 8 + 2 10% रिटर्न है। ये नॉर्मल 10% होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बता तो रीजन। एक बिजनेसमैन को अगर 8% रिटर्न मिल रहा है बैंक से, तो बिजनेस क्यों करेगा? अपने पैसे को कहाँ डाल देगा? बैंक में डालेगा। तो बिजनेस बिजनेस तभी तो है जब वो बैंक रेट से ज्यादा कमा रहा है। तो अगर कोई बिजनेस बोलेगा भी मेरा रेट ऑफ रिटर्न 12% है, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि बैंक रेट प्लस 12% जोड़ कर, अगर मान लो बैंक रेट 8% है और 12 उसका, तो वो 20% रिटर्न कमा रहा है बैंक रेट के मुकाबले। इसका मतलब ये होता है। ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा था लेकिन मुझे दिख गया, तो मैंने इसलिए इस पेपर में इसको डाला। तो क्या है? मनी केप्ट इन द बैंक फॉर 3 इयर्स 8% है। अगर यहाँ बोलता नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8%, तो 8% चलना था। लेकिन मनी बैंक में रखी जाती तो 8% रहती, और 2% आपका फेयर कंपनसेशन रिस्क है किसका? तो आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है जो बैंक में रखने के बाद पैसा मिलता है, और जो रिस्क का रेट है उसको मिला के। ये ध्यान रखना था इस क्वेश्चन में। तो रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना बना आपका यहाँ पर? 10% बना। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसके अंदर कोई और बात नहीं थी। इसके बाद आगे चलिए जरा। अब देर आर सर्टन एरर्स जिनको मैं बता रहा हूँ आपके साथ साथ उनको लेके चलेंगे। ये वो गलतियां हैं जो कि अक्सर होंगी आप लोगों से। उन गलतियों को आपको क्या करना है? बचाना है। मैं धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ। पार्टनरशिप के अंदर कहाँ कहाँ गलतियां होती हैं, क्या क्या, ये मैं डॉक्यूमेंट भेज दूंगा आप लोगों को अभी। अभी लेकिन इसको फटाफट से डिस्कस करते हैं। और प्रेजेंटेशन से बोलने वाली कोई बात अभी है नहीं आपके साथ। और अब जितना आता है उसको उसको स्ट्रॉन्ग करिए। आप सोचे मैं नया कैश फ्लो सीख लूंगा, मैं रेशियो सीख लूंगा, कोई फायदा नहीं। दिमाग रजिस्टर नहीं करेगा, उसका मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो नहीं बनेगी बात। अब जो आता है उसको अच्छा सा करिए, उसी में नंबर अच्छे आ जाएंगे। बोर्ड का पेपर जो होता है वो आपको पास करने के लिए होता है। बोर्ड दिल्ली एनसीआर के टॉप ब्रांड स्कूल के बच्चों को रखकर पेपर नहीं बनाता है। सीबीएसई का जो पेपर बनता है वो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख आम आदमी, आम बच्चों के पेपर को बनाया जाता है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। ठीक है। आपको तो खोद खोद के क्वेश्चन दे रहे हैं, खोद खोद के चीजें दे रही, वहां नहीं होती है। टीचर इग्नोरेंट, बच्चे इग्नोरेंट है, रिसोर्सेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पता है, अगर यहाँ से 100 किलोमीटर आगे जाऊं मैं, तो अलीगढ़ में और आलिया एरिया में जाऊँ, वहाँ 2022 की, 2020 की, 2021 की किताबों से लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे है, वो प्री हिस्टोरिक एज की किताबों से पढ़ाई कर रहे होते हैं भाई लोग। ऐसा है। मैंने 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 रिवीजन का शेड्यूल डाला। एक एक बच्चा मुझसे कहता है सर वो 2 साल पुराने वाला शेड्यूल दे दो मुझे। मैंने कहा क्यों? कह रहे मैं वही बुक यूज कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव टू कंसिडर इन योर लाइफ। कभी भी नई, हमेशा पढ़ाई नई किताबों से करिए, और अपडेटेड रहिए अपने आप। वही है। देखिए, सबसे पहले गलती क्या होती है? आपने फिक्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल नहीं पढ़ा, आपने आंसर में करंट अकाउंट नहीं डाला, आपकी जनरल एंट्री खत्म है। यू विल नॉट गेट द मार्क्स। तो जब भी पार्टनरशिप आएगी, पूरी पार्टनरशिप, चाहे चेंज इन पैसा, चाहे आपके पास एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, कुछ भी आए, आपको देखना है कि करंट अकाउंट तो नहीं फॉलो हो रहा है। ठीक है, वैसा करके आएगा। एक चीज मुझे अभी याद आ रही है। आपने मैंने आप यहाँ आपको क्वेश्चन पेपर करने के लिए क्वेश्चन दिया था। उस क्वेश्चन में क्या था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में, उसमें क्या कर रखा था हम लोगों ने? बैलेंस शीट के अंदर हमने क्या दे रखा था कि लाइक सपोज ये मेरे पास अगर एक बैलेंस शीट है, यहाँ मेरे पास एक बैलेंस शीट है, एक बड़ा कंफ्यूजन जो है उसको मैं दूर कर देता हूँ यहाँ पर। वो कंफ्यूजन को आप नहीं लेके चलेंगे। ये हमारे पास बैलेंस शीट है यहाँ पर, और इधर बैलेंस शीट। अब अगर मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस इधर लिखा हुआ है 50,000, इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब क्या है? ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, इसे बोलते हैं सरप्लस, इसे बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। करेक्ट। अगर मुझसे बोलता है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड, और ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है 31 मार्च 2025 की, अगर मुझसे क्वेश्चन पूछता है क्या, और ये किस जगह पे बैठा है, ये लायबिलिटी साइड पे बैठा है, और ये एसेट्स है, कोई मुझसे क्वेश्चन बोलता है गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट, और 3 साल का एवरेज प्रॉफिट दे रखा, तो चौथा साल ये होगा, चौथा साल ये होगा। अब अगर मान लो पार्टनर की डेथ हो रही है, ये पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो क्या होगा जरा, क्वेश्चन लिखता है क्या कि रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। लास्ट ईयर का प्रॉफिट ये रहा, तो लास्ट ईयर का एनुअल प्रॉफिट है, तो लास्ट ईयर का एनुअल प्रॉफिट 50,000 है। वो बंदा सिर्फ 3 महीने हमारे पास रहा, 3/12, उसका शेयर 5/10 है, तो यू विल गेट इज आंसर, मिलेगा। और इसका शेयर वो भी मिलेगा उसे। तो बच्चा बोले मुझसे कि दो दो बार क्यों दे दिया? अरे भाई, तुम्हारे पास रिटेन अर्निंग पड़ी है, जाने वाले बंदे को एक तो रिटेन अर्निंग का शेयर मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में जाएंगे, 50,000 इंटू 5/10 करके करूंगा, टाइम पीरियड नहीं लगेगा उसको, उसे वो मिलेगा। और इसी प्रॉफिट के बेसिस पर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर इंटरवीनिंग ईयर भी कैलकुलेट हो रहा है ना। तो ऐसा क्वेश्चन दिया था मैंने पेपर में, और वो इट वॉज देयर इन द क्वेश्चन पेपर। अब पता नहीं तुमने अटेम्प्ट किया नहीं किया। तो आपको दो बार, इसी एक बार तो इसे बेस बनाना है किसके लिए, इंटरवीनिंग प्रॉफिट के लिए, और एक बार तो प्रॉफिट लॉस का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का शेयर उसे मिलना है। ऐसा करके क्वेश्चन बना था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां से हटकर इधर आ गया, तब क्या मतलब है इसका, तब इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट लॉस, इसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस, इसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। ये लॉस है। अब एक बात और ध्यान रखिए, मैंने देखा कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको क्रेडिट साइड डाल देते हैं। अरे भैया, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर कैसे होगा बताइए? डायगोनल होना है। तो अगर ये इस तरफ दिख रहा है, सुन, अकाउंट अकाउंट डायगोनल ट्रांसफर होना है, और बैलेंस शीट से अकाउंट क्या होना है, बैलेंस शीट से अकाउंट जाएंगे तो डायगोनल ट्रांसफर होगा, लेकिन अकाउंट टू बैलेंस शीट जाएंगे तो सीधा जाएगा। अब ये कहाँ पड़ा हुआ है? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। डायगोनली कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा। ये कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ डायगोनली ट्रांसफर होगा? क्रेडिट साइड। इतना ध्यान रखना है बस, गलत करते हैं इसको। तो अब आइए जरा कॉमन एरर वाले एरिया पे दोबारा से चलते हैं। तो डिफरेंशिएट नहीं करना है, तो क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है। रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन। पर एनम नहीं लगाते हैं कुछ लोग, पर एनम का ध्यान रखना है आपको अभी भी करते समय। रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इज अडॉप्टेड। तो और देखिए, फिक्स मेथड में आपको दो चीज का ध्यान रखना, परमानेंट विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल, वरना ओपनिंग इज क्लोजिंग। फ्लक्चुएटिंग में ध्यान रखना, आपको सारे ड्रॉइंग जुड़ेंगे, वहां ओपनिंग भी जुड़ेगी, क्लोजिंग भी होगा, परमानेंट विड्रॉल भी होगा, एडिशनल सब कुछ होगा वहां पर, ऐसा करके। क्लोजिंग, चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये गलत है। आपके पास क्वेश्चन में बोला जाता है कि नेट प्रॉफिट, देखिए, प्रॉफिट मतलब उसमें से अभी चार्जेस माइनस नहीं हुए, नेट प्रॉफिट उसमें से चार्जेस माइनस हो चुके हैं, डिविजिबल प्रॉफिट उसमें से चार्जेस और एप्रोप्रिएशन वो भी माइनस हो चुके हैं। ये ध्यान रखना। अब जैसे एक बच्चे एक टीचर ने मुझे क्वेश्चन भेजा था, मैं आपको दिखा रहा हूँ टीचर का क्वेश्चन, देखिए जरा, सी द क्वेश्चन यार। पढ़िए क्या लिखा है। अमिताभ बाबुल पार्टनर से 3:2 की रेशियो में चलते थे, कैपिटल 50,000 30,000 का था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना था, बाबुल टू बी अलाउड एनुअल सैलरी 2,500 रुपया, मैनेजर इज अलाउड कमीशन 5,000 रुपया, अमिताभ हैज ऑल्सो गिवन अ लोन ऑन 1 अप्रैल इतना 50,000 का टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट, ड्यूरिंग देयर प्रॉफिट अर्नड इज रुपीज कितना 22,250। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे जरा, यही है ना आंसर, यही आंसर है ना, इसका आंसर यही है, ये वाला। अब इसे कैसे बदलूंगा यार? नहीं, मैं डाउनलोड नहीं कर रहा, पर फिर भी देखें जरा। अरे नहीं, डाउनलोड करना मुझे यार, टाइम नहीं इतना। यहाँ देखिए क्या दिख रहा है, आपका क्वेश्चन क्या था? आपका क्वेश्चन कितना था ये, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन 14,250, क्वेश्चन ये था। तो अब आप मुझे बताइए, लोन कितना दिया फर्स्ट अप्रैल को, इसका लोन कितना बनता है? 50,000। 50,000 का इंटरेस्ट कितना बनता है? 6%। 6% इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 3,000 ना, 19,250। ठीक है, यहाँ आंसर में क्या दे रखा है, क्यों करा ऐसा? हाँ, मैनेजर्स कमीशन कितना बोला है? 5,000। 5,000 और 3 8,000, 22,500 में 250 में से 8,000 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा?
16,250, ठीक है। दिस इज वन थिंग। अच्छा चलो और एक चीज देखिए जरा, अब आप भी रुकिए रुकिए रुकिए। अब ये सेम क्वेश्चन अब दोबारा पढ़ी जरा, अब की बार क्या दे रखा है क्वेश्चन में? क्या दे रखा है अब की बार? नेट प्रॉफिट गिवन है, देख रहे हैं? पहले पुराने क्वेश्चन में क्या गिवन था? सी द लैंग्वेज व्हाट इज गिवन। पुराने क्वेश्चन में क्या था? प्रॉफिट ऑन 2250 था। और अब की बार क्वेश्चन में क्या? सेम क्वेश्चन है, अब की बार क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? अब की बार नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है। तो नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है? कि चार्जेस खत्म हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? अरे यार, अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? प्रीशा हैज एडवांस लोन ऑन 1 अगस्त। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज ₹22,600 इंटर। अब आप इसके आंसर को देखिए, क्या दिख रहा है आपके आंसर में, और कितना प्रॉफिट दिख रहा है? 22,600 का ना। तो देखिए आंसर कितना है? 22,600 माइनस करा था। क्यों माइनस करा था? डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस देखिए, डिफरेंस देखिए, डिफरेंस प्लीज अंडरस्टैंड। डिफरेंस में फर्क था, वहां सिर्फ प्रॉफिट लिखा था, सिर्फ प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब ये रॉ फिगर है, चार्जेस माइनस नहीं हुए हैं। और वहां क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखिए, इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट लिखा है। तो वहां पर माइनस क्या किया और यहाँ माइनस नहीं किया, क्योंकि नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन भी हट चुका है, मैनेजर्स कमीशन भी हट चुका है। और अगर ये डिविजिबल प्रॉफिट लिखा रहता तो फिर हमें सैलरी कमीशन भी नहीं देना पड़ता। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? कि आपने सारे के सारे अप्रोप्रिएशन एडजस्ट कर दिए। ये डिफरेंस ध्यान रखना, ये डिफरेंस अभी भी आया था क्या? ये रहा ना आंसर, ये रहा, ये रहा। वो देखिए ना, ये एनसीईआरटी के अंदर से निकला हुआ है, सॉल्यू इलस्ट्रेशन 14 है इसका, मैं इसे पलट नहीं सकता। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पर 14250। तो वहां दो चार्जेस थे यहाँ पर, एक तो मैनेजर्स कमीशन था और दूसरा क्या था? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन था। सिर्फ किसका फर्क है? नेट शब्द का फर्क है, उसकी वजह से आंसर बदल गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड पार्टनर्स कमीशन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, नहीं करना चाहिए था। नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग इम्प्लीकेशन ऑफ पर एनम। पर एनम होगा तो टाइम पीरियड कंसिडर, पर एनम तो टाइम पीरियड कंसिडर नहीं करना। आई विल रिवाइज इट वेरी क्विकली, देन आई विल डिस्पोज इट ऑफ। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में देखिए, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ गिवन ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर परचेज अलग चीज होती है, ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट वो अलग चीज होती है, इसका ध्यान रखेंगे। ईयर परचेज को नंबर ऑफ ईयर से नहीं करते मल्टीप्लाई कभी भी। गिवन नंबर ऑफ ईयर शुड बी टेकन फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज बाय मल्टीप्लाइंग एवरेज प्रॉफिट, इसका ध्यान रखना है। अच्छा, नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपन में 100 करते हैं, अभी बताया था आपको। और जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होता है 4 साल 5 साल का एवरेज या एग्रीगेट। प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस। मैंने एक पेपर में एग्रीगेट प्रॉफिट लिखा था, भाई लोग सब एवरेज प्रॉफिट लेके आए। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट। एग्रीगेट का टोटल है, बस उसमें ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है। और एवरेज का मतलब है नंबर 4 5 3 2 से उसको डिवाइड करना है। स्टूडेंट्स, अच्छा, नॉट एबल टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड विद द हेल्प ऑफ गिवन एसेट्स। पार्टनरशिप के अंदर, इशू ऑफ डिवेंचर के अंदर, इशू ऑफ शेयर्स के अंदर, जब जब हम अकाउंटिंग करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, तब नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल वाली, ऐसे निकलेगी कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन जब हम कहाँ जाएंगे? रेशियो एनालिसिस जाएंगे, वहां हम एनालिसिस कर रहे हैं, वहां कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे कंपनी के केस में? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, डेट और इक्विटी को जोड़ के निकालते हैं कैपिटल। और पार्टनरशिप में सिर्फ इक्विटी होती है कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल वाली वो होती है, इसका ध्यान रखना आपने। तो आप देखेंगे कि आप रेशियो में कैपिटल एम्प्लॉयड अलग तरीके से निकालते हैं, बाकी सब जगह पे अलग तरीके। इशू ऑफ डिवेंचर भी जब आप लेके चलते हैं, होता है ना, नेट एसेट्स कैसे निकालते हैं? टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी करके नेट कैपिटल एम्प्लॉयड वैसे निकलती है। और नेट एसेट्स को परचेज कंसिडरेशन से कंपेयर करते हैं तो आपका क्या होता है? गुडविल या कैपिटलिज्म निकलता है। स्टूडेंट यूज रॉन्ग फॉर्मूला टू कैलकुलेट कैपिटलाइज वैल्यू एवरेज। देखो बेटा, कैपिटलाइज वैल्यू एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलती है ये आपको पता है। आपने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, उसको 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 रेट अपॉन में 100 अपॉन में रेट करके आपने कैपिटलाइज वैल्यू निकाल ली, तब करते हैं। लेकिन जब आप सुपर प्रॉफिट में जाते हैं तो सुपर प्रॉफिट को आप कैपिटलाइज करते हैं। ये आप गुडविल के नोट्स देखेंगे, दिखेगा, अभी वो टाइम हमारे पास नहीं है। चेंज इन पीएसआर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की गलती करते हैं। स्टूडेंट डिड नॉट शो द ऑल्टर वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्टेड टू डू सो। क्वेश्चन बोलता है कि दे वांट टू शो रिवाइज वैल्यू, तो बैलेंस शीट जैसे बनती है नॉर्मल बनेगी। दे डोंट वांट टू शो द रिवाइज वैल्यू, बेस ऑफ कंपनसेशन बन जाएगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन मैंने दिखा था करवाते हुए, गेनिंग को क्रेडिट कर रखा है, सैक्रिफाइसिंग को डेबिट कर रखा है। देखो,
गेनिंग रेशियो निकालते समय अगर कोई नेगेटिव आ गया तो भाई वो सेक्रीफाइस होता है, और सेक्रीफाइसिंग करते समय कोई नेगेटिव आ गया तो वो गेनिंग होता है। और जो गेनिंग है वो हमेशा डेबिट होगा, सेक्रीफाइसिंग हमेशा क्रेडिट होगा, चाहे चेंज इन पेस है, चाहे एडमिशन है, चाहे रिटायरमेंट, चाहे डेथ है। ये ध्यान रखना। अरे भाई ऐसे देख रहे जैसे पहली बार बोल रहा हूँ कोई चीज में, यहाँ देख, ये तेरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। ठीक है, क्या होती है, ओल्ड माइनस न्यू। और ध्यान रखना, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, इसमें लोग फंस रहे हैं अभी भी। ओल्ड शेयर और न्यू शेयर, और ओल्ड रेशो न्यू रेशो दोनों में फर्क है। एक और चीज, अगर आपने रेशो 3/25 और 2/25 निकाली है, तो बेटा रेशो 3:2 होगी। रेशो क्या होगी, 3:2 होगी। अब ये मत बोलेंगे 3/25 नहीं होगी, 3/25 तो कॉमन डिनोमिनेटर है, रेशो तो 3:2 है। ठीक है, आपकी रेशो 3/5 और 2/5 बनेगी, आपकी रेशो 3/25 तो 2/25 नहीं चलेगी। अच्छा, अब आपका ये रेशो जैसे मान लो ओल्ड माइनस न्यू लिखा हम लोगों ने, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ये सेक्रीफाइसिंग रेशो है। ये आ गया 1/2 और ये आ गया 1/2। ठीक है, ये आ गया ब्रैकेट में। ये ब्रैकेट में क्या हो रहा है, ये गेन कर रहा है, नया भी गेन कर रहा है, ये भी गेन कर रहा है। नए वाले का तो प्रीमियम पर गुडविल डेबिट होगा, इस बंदे का क्या डेबिट होगा, इसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन अगर मैं कौन सी रेशो निकाल रहा हूँ, आई एम कैलकुलेटिंग गेनिंग रेशो, कौन सी रेशो निकाल रहा हूँ, गेनिंग रेशो, तो वो क्या हो जाती है आपकी, न्यू माइनस ओल्ड होती है, न्यू माइनस ओल्ड। ऐसी कंडीशन में अब ये जो बंदा गेन है, ये क्या है, किस सेक्रीफाइस करा, तो भाई ये क्रेडिट होगा, लोग डेबिट करके आए हैं क्वेश्चन में। इसका ध्यान रखना है आप लोगों ने। और चलिए, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फॉर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर इज नॉट कैलकुलेटेड करेक्टली, ये भी ध्यान, ये भी नहीं करना आपको। और एक और चीज और देखिए, ये भी क्वेश्चन पेपर करते समय ध्यान आया था। अगर आप इसको 2/25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3/25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मान लो, तो आपको वैल्यूड गुडविल से मल्टीप्लाई करना है इसे। लेकिन अगर आप 3/5 और 2/5 कर रहे हो तो गुडविल के शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं। प्लीज समझिएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो जो होती है वो, जैसे मान लो सी नया पार्टनर आया था, 50,000 की गुडविल लेके आया, 50,000 की गुडविल लेके आया। ठीक है, कितने शेयर के लिए आया, 1/5 शेयर के लिए आया। तो ये इस रेशो में, ये जो है ना 50,000 3:2 के रेशो में बटेगा, ये 50,000 3/25 2/25 में नहीं बटेगा। ठीक है, 3/25 2/25 अगर करना था तो आप क्या करते, 50,000 को क्या करते, वैल्यू गुडविल निकालते, कितनी, 2.5 लाख, और 2.5 लाख को तब मल्टीप्लाई करते से तब होता है ऐसा। गॉट इट। तो आपको रेशो अगर सेक्रीफाइसिंग है तो उसके शेयर से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर आप ये ऊपर वाले से कर रहे हो तो किससे करेंगे, वैल्यूड गुडविल से करते हैं। ये क्वेश्चन करते समय हमने कई बार इसका डिस्कशन किया था। नहीं क्लियर हुई बात ये। और चलिए आगे, ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, एडमिशन में आगे रेशो को छोड़ दीजिए। स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एक्वायर्ड, गेन, गेट, परचेज, ये सब याद है, कैलकुलेशन रेशो करते समय बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया हुआ मैंने आपको। They forget to debit gaining partner's capital account when an existing partner gained due to an admission of a partner। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। भाई जो बंदा नया, वो तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो रहा है उसके लिए, और जो पुराना पार्टनर गेन कर रहा था उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा ना, ऐसा करके। When a fixed method is adopted, the firm question do the all normal adjustment entry in the capital account, आपको करंट अकाउंट के अंदर करनी है। इवन इफ कई बार क्वेश्चन बोलता है कि कैपिटल एडजस्टमेंट इज टू बी डन बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, तो भाई पूरा करंट नहीं खोलना होता, कैपिटल एडजस्टमेंट के टाइम पे करंट अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों गिवन है, तो कैपिटल एडजस्टमेंट कैपिटल से ही होगी और करंट अकाउंट अपना इंटैक्ट चलेगा। ऐसे क्वेश्चन करे हुए थे हम लोगों ने। रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस को कहाँ डाल देते हैं वो लोग, पार्टनर्स की कैपिटल की क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट बैलेंस को कहाँ डाल देते हैं, डेबिट साइड में। गलत, बेटा समझना, अकाउंट से बैलेंस शीट सीधा सीधा जाएंगे, लेकिन बैलेंस शीट से, अब आप देखें ना डिसोल्यूशन में क्या करते हैं आप, बैलेंस शीट से डायगोनली ट्रांसफर करते हैं। हर जगह पार्टनरशिप में बैलेंस शीट से आइटम डायगोनली ट्रांसफर होते हैं। हाँ, जब अकाउंट बना रहे हैं उसके बाद अगर आप बैलेंस शीट में जा रहे हैं तो सीधा ट्रांसफर होता है। स्टूडेंट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, अब एक बच्चे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बांट देते हैं लोग, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड बांट देते हैं। बड़ा बड़ा सिखाया एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो भाई नहीं बांटना होता इसे, कल भी नहीं करके आएंगे ऐसा। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ पूछे करके आएंगे, कहते हैं सर हम आपकी बात को सच साबित करके आ रहे हैं, नहीं करना। पेंशन फंड, ये पार्टनर्स को बांट देते हैं, नहीं, पेंशन फंड एक नया टर्म है, मैंने पहले यूज नहीं करी थी, उसको भी नहीं बांटना होता आपने। प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, नहीं बांटना होता उसको। अच्छा, एक बच्चे ने डिसोल्यूशन में क्या कर दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के पैसे वापस कर दिए, नहीं होते भाई, ट्रांसफर करते हैं सिर्फ, वापस थोड़ी जाता है पैसा उसका। अच्छा,
अब आप देखिए, कुछ बच्चों ने क्या करा, स्टूडेंट रॉन्गली ट्रांसफर इंक्रीज डिक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटी ऑन द डेबिट साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब वो गलत डाल देते हैं। अरे अगर आपकी एसेट्स बढ़ती है तो आपको फायदा होगा क्रेडिट में डालना है, एसेट्स घटती है तो नुकसान है। सिमिलरली वाइस वर्सा लायबिलिटी का होता है, लोग गलत जगह डाल देते हैं उसको। और एक और चीज, आपको बोला कि आपकी मशीनरी वैल्यूड 20,000 मोर, 20,000 इज द डिफरेंस, उसे डालना रिवैल्यूएशन में। अगर आपको बोला कि मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 20,000, 16 की मशीनरी 20 हो गई है, तो 4,000 रुपए को डालना है आपने रिवैल्यूएशन में। कभी भी रिवाइज वैल्यू नहीं जाती है रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, नाम ही रिवैल्यूएशन है। रिवाइज वैल्यू, रिवाइज वैल्यू जाएगी बैलेंस शीट में अप एंड डाउन जो होगा। अच्छा जैसे मान लो डेटर एक्सेप्टेड बिल्स रिसीवेबल, इसी में रिवैल्यूएशन में डाल देते हैं। एंट्री क्या बनती है, डेटर टू बीआर, बीआर टू डेटर बनती है, तो बीआर में जुड़ेगा और डेटर से कम हो जाएगा। बीआर डिसऑनर हो गया तो क्या एंट्री बनेगी, बीआर से कम होगा और क्या होगा, डेटर में जुड़ जाएगा। ये कहाँ जाएगा रिवैल्यूएशन, ये थोड़ी रिवैल्यूएशन डालते हैं। कोई भी रिजर्व कभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाता है, इसका ध्यान रखना। रिजर्व कभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट, जैसे मान लो रिजर्व की वैल्यू घट गई, रिजर्व की वैल्यू बढ़ गई, तो रिवैल्यूएशन से ट्रीट ही नहीं होगी, तो सीधा पार्टनर्स कैपिटल से ट्रीट होगी उसको। चैप्टर कौन सा है, तो क्या कर रहे हैं फिर, बांट दो से, और क्या। एनी टाइप ऑफ रिजर्व इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। Student forget to show the two side effect of any adjustment made at the time of admission. Student normally fail to understand the meaning of the word to and by. uh, Machinery is to be machinery valued to, machinery valued by, कितना फर्क है देखो। मशीनरी 50,000 की थी, वैल्यूड टू 30,000, तो 20,000 डिक्रीज हुआ। और मशीनरी वैल्यूड बाय 20,000, या इंक्रीज बाय 20,000, डिक्रीज बाय 20,000, तो 20,000 का अप एंड डाउन हुआ। टू और बाय का डिफरेंस समझना आपने। सारे अकाउंट्स बनाने, जबकि क्वेश्चन जनरल एंट्री का हो जाता है। जनरल एंट्री के क्वेश्चन मैंने पूरे साल कराए हैं, एक क्वेश्चन जरूर से आज रात करके जाना जनरल एंट्री का किसी भी चैप्टर का। स्टूडेंट फेल टू टेक करेक्ट कैश बैलेंस इन द बैलेंस शीट। भाई देखिए, आप क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस होता है आपके पास, एडमिशन के में एडमिशन लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल आया, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल विथड्रॉ भी हुआ, फिर कैपिटल एडजस्टमेंट भी कैसा पैसा आना जाना हुआ, सबको मिला के आपको एंट्री करनी होती है यहाँ पर। स्टूडेंट फॉरगेट टू राइट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। देखिए इसमें मेरा बहुत माथा खराब हुआ, देखिए भाई गुडविल कहाँ दिखती है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में पुरानी वाली। एसेट्स को आप राइट ऑफ करोगे तो क्या हो जाएगा, टू गुडविल, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होंगे, होगा ना ये। लोग एंट्री क्या करते हैं, उल्टी चिपका के आते हैं। अरे अगर आप गुडविल डेबिट करोगे तो गुडविल बढ़ गई ना, कम कहाँ हुई। गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, गुडविल क्रेडिट और पार्टनर्स कैपिटल डेबिट या करंट डेबिट। ये गलत करके आते हैं लोग। हाँ बस वहाँ ये लिखा रहता है, देखो ऐसी लैंग्वेज होती है, वो मैंने कैपिटल एडजस्टमेंट में बताई थी, ठीक है। ए ब्रॉट इन, ए ब्रॉट इन हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, ₹20,000, ऐसे लिखा है, तो ये क्या है, ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, ए का शेयर है। लेकिन अगर लिखा है ए ब्रॉट इन हिज शेयर ऑफ गुडविल विच इज वैल्यूड एट ₹20,000, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड तो भाई बंदे की होती नहीं गुडविल, वैल्यूड तो फर्म की होती है। तो क्वेश्चन लिखा है ए ब्रॉट इन हिज शेयर ऑफ गुडविल विच इज वैल्यूड एट ₹20,000, तो ये, मैं इसको पूरा कर दूं फिर तुम उसे इंडिविजुअली देख लेना। रिटायरमेंट डेथ में रॉन्ग कैलकुलेशन मतलब छोड़ दिया, स्टूडेंट फॉरगेट टू क्रेडिट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप देखिए, आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, पार्टनर्स, रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर बाय गुडविल लिख देते हैं। क्यों लिख रहे हो भाई, बाय सेक्रीफाइसिंग बाय गेनिंग पार्टनर लिखोगे ना क्रेडिट साइड में, तो आप जब आप गुडविल का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, भाई मेरे पास क्वेश्चन है, मान लो मेरे पास ए बी और सी पार्टनर थे, 3:2:1 के रेशो में था, सी चला गया मेरे पास, उसका शेयर 1/6 है, वैल्यूड गुडविल मान लो 3 लाख है, उसका शेयर कितना हो जाएगा, 50,000। ये 50,000 शेयर कौन देगा उससे, 3:2 की रेशो में ए और बी देंगे ना, तो कितना, 3 और 2 5, 5, 30,000 ये देगा और 20,000 ये देगा। इज दैट ओके। अब मैं बना रहा हूँ किसका अकाउंट, यहाँ देखिए मैं किसका अकाउंट बना रहा हूँ, मैं सी का अकाउंट बना रहा हूँ। तो यहाँ क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगा मैं, ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल लिखूंगा ना, ब्रैकेट में यहाँ गुडविल लिख दूंगा, कितना, 30,000 और 20,000।
महारथी लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बाय गुडविल लिख देते हैं, कितने का, 50,000। कैसे नंबर मिलेंगे आपको? यू कैंट राइट इट। किसका क्वेश्चन है ये? यार इसमें साफ साफ लिखा तो है, शर्माज शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 60,000, लिख तो रखा, साफ साफ तो इन्फॉर्मेशन है, तो बड़ा क्लियर है। नहीं मैंने तो मेरी लैंग्वेज में फर्क देखिए, मैंने क्या लिखा है, ए ब्रॉट इन हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, ए ब्रॉट इन हिज शेयर ऑफ, मैं दिखा रहा हूँ तो मैंने क्या लिखा है, एक मिनट रुक जाइए, आई जस्ट शो यू हियर। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसमें शायद नहीं है, मेरे पास जो कैपिटल एडजस्टमेंट का नोट दिया था मैंने आपको, उसके अंदर हम लोगों ने एक बार मेंशन करा था, या वो रिटायरमेंट में डेथ होगा, वो जो लैंग्वेज है उस, अब ये जो लैंग्वेज इसने बोर्ड में दिखा रखी है, देखो इसमें दिखाना चाहिए, मैं दिखा रहा हूँ इसकी लैंग्वेज में, देखिए यहाँ तो बहुत क्लियर लिखा हुआ है। क्या क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर बताना क्या था? हाँ, लैंग्वेज सुनना, शर्माज शेयर इन गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड, शर्मा का शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 60,000, इसमें क्या है? क्या? ना ना, शर्मा का शेयर गुडविल का वैल्यू किया गया 60,000, तो ये तो क्वेश्चन बड़ा क्लियर है कि शर्मा का शेयर 60,000 है, यहाँ तो लैंग्वेज बड़ा क्लियरली कहती है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि उसका शेयर इन गुडविल विच वाज वैल्यूड एज रुपीज इतना, तब वो फर्म की वैल्यू की बात कर रहे हैं। चलो और आगे चलते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन न फैलाएं आखिर दिन। भाई अगर नहीं करना तो मैं बंद कर दूंगा, लेकिन कर रहे हैं तो ध्यान से देख ले, क्या पता कल कोई गड़बड़ आपकी बच जाए। स्टूडेंट फॉरगेट टू क्रेडिट, टाइम पीरियड इज इग्नोर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिलेटिंग टू रिटायरिंग पार्ट डिसीज पार्टनर। मैंने आपको एक नोट दिए थे, उसमें बताया था ना कि कब कब टाइम पीरियड कंसिडर करना है, कब कब टाइम पीरियड कंसिडर नहीं करना है। देखिए, और उस नोट्स के अंदर आपके सामने, ये देख रहे हैं आपके पास बैलेंस में कोई ओपनिंग, लोन बाय पार्टनर में कुछ नहीं करना आपको, सीधा ट्रांसफर, लेकिन इंटरेस्ट में आपको टाइम पीरियड कंसिडर करना है। रिजर्व में कोई टाइम पीरियड नहीं करना, सीधा शेयर देना है। प्रॉफिट लॉस में सीधा शेयर देना है। रिवैल्यूएशन में सीधा शेयर देना है। गुडविल में सीधा शेयर देना है। शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड, यहाँ टाइम पीरियड कंसिडर करना है। अगर रेशो न बदली तो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस, रेशो बदल गई तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग हो जाता है वहां, और यहाँ टाइम पीरियड कंसिडर करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में टाइम पीरियड कंसिडर करते हैं, सैलरी में कंसिडर करते हैं, टाइम पीरियड कंसिडर करते हैं, कमीशन में। और इधर चलिए, दोबारा बोलो। हाँ, हाँ तो दोनों दिखाएंगे ना, दोनों पार्टनर्स के नाम से दिखाएंगे, बिल्कुल सही है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस तब आएगा जब रेशो नहीं बदलती है, रिटायरिंग में, रिटायरमेंट के बाद रेशो बदल जाएगी तो प्रॉफिट और सस्पेंस यूज नहीं करते हैं। अरे भाई, आपको ये रूल पढ़ाया नहीं था इधर, देखो ये रहा, ये आगे पढ़ा रखे हैं, ये रहा प्रॉफिट और सस्पेंस कैपिटल 20 प्रॉफिट और सस्पेंस, तब दो एंट्री करनी पड़ती है। कंबाइन मत करिए, आप अलग अलग एंट्री करिए अगर रेशो बदल गई है तो। सर। इसके नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप सिंगल एंट्री पास करते हैं ना, अगर आप रेट वाली करते हैं, देखिए अगर रेशो बदल जाएगी तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट से करना आप उस एंट्री। तुम्हारा क्या था ऑनलाइन में? तो ये बोलिए। कैपिटल में आपने करंट अकाउंट बैलेंस क्यों लिखा हुआ है? करंट अकाउंट इसलिए क्योंकि फिक्स मेथड होगा तो इसलिए लिखा है, फिक्स मेथड होगा, और बंदे के अकाउंट क्लोज कर रहे हैं तो करंट अकाउंट कहाँ ट्रांसफर करोगे? जब बंदा जा रहा है तो अपना सब कुछ ले जाएगा ना, कैपिटल भी बैलेंस लेगा, करंट भी ले जाएगा। इसी तरह से जब हम गुडविल की कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे तो कैपिटल करंट दोनों का बैलेंस लिखेंगे। करंट भी तो उन्हीं का ही होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव हो। लोन टू पार्टनर में
कोई टाइम पीरियड नहीं होता, इंटरेस्ट में टाइम पीरियड कंसिडर होता है। प्रॉफिट एंड लॉस या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस में टाइम पीरियड नहीं है, रिवैल्यूएशन की लॉस में नहीं है, गुडविल होल्ड में कोई रेट नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में यहाँ टाइम पीरियड होता है, यहाँ टाइम पीरियड होता है। ड्राइंग्स में कोई टाइम पीरियड नहीं है, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग में टाइम पीरियड होता है। और एग्जीक्यूटिव की बैलेंसिंग फिगर, ये देना होता है, ये लेना होता है। ऐसा चलता है क्वेश्चन में। ये इसको थोड़ा सा जल्दी कर लें। बोलिए। आप प्रॉफिट और सस्पेंस ब्रैकेट में आईओसी लिख दीजिए, क्योंकि हम उस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करें जो अभी अर्न ही नहीं करा। और सैलरी कमीशन के नाम से लिखा जाता है, क्योंकि वो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। ऐसा। रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ सम ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, ये भी हो गया। रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, एक और चीज देखी थी मैंने कुछ बच्चों का। पता है क्या देखा था मैंने? एक बच्चे के क्वेश्चन में क्या देखा, उसने मुझे क्वेश्चन भेजा कि सर व्हाट इज रॉन्ग इन माय आंसर। मैंने आपको बोला एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट बनाइए। देखिए, हम यहाँ एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट बना के क्वेश्चन करते हैं, जैसे ऐसे मान लो इस तरह से क्वेश्चन किया। और सपोज मैं हाइपोथेटिकली जल्दी से बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ मैंने लाइन लगा दी इस तरह से, ऐसे। मान लो इसका बैलेंस 2 लाख आया, इसका बैलेंस 3 लाख आया, इसका बैलेंस 4 लाख आया, ऐसे करके आया। इधर बैलेंस सीडी आया मान लो 1,50,000, इसका बैलेंस आया मान लो 270, इसका बैलेंस आया मान लो 310। ठीक है। बच्चे ने पता है क्या कर रखा था? एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी ये वाले उठा रखे थे। फिर बोला सर व्हाट वेंट रॉन्ग। भैया इसका बैलेंस थोड़ी ले आओगे, बैलेंस तो ये ले जाओगे ना आप। मेरे ख्याल से जो बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा था शायद समझ में आया होगा, बोलना मत वरना पकड़े जाओगे। एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट में बैलेंस लेके जाएंगे ना। वो इस टोटल को बैलेंस सीधे लेके चल रही थी। एक्सटेंड। और सुनो, जब आपको नए बंदे की कैपिटल निकालनी हो तो एक्सटेंडेड कैपिटल बनाने की जरूरत नहीं होती है, तब आपको उसी में काम चल जाता है। स्टूडेंट पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करना भूल जाते हैं। रिजोल्यूशन में एसेट्स और लायबिलिटी को गलत ट्रांसफर करते हैं। और एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट जो होता है, डेटर में से प्रोविजन माइनस करते हैं, वो नहीं होना होता। डेटर का प्रोविजन से कोई लेना देना नहीं है डिसोल्यूशन। प्रोविजन एक नेग्लेक्टेड करंट लायबिलिटी होती है, किनारे डाल के भूल जाइए और फेंक दीजिए उसको। डेटर 50,000 के, बेड डेट हो गए कितने के? 5,000 के। पैसा 45,000 मिलेगा आपको, भले ही उसमें प्रोविजन 50,000 का पड़ा हो। प्रोविजन का कोई यूज ही नहीं है, प्रोविजन लायबिलिटी साइड का आइटम होता है। अंडर मेटेरियलिटी कंसेप्ट हम एसेट्स में से माइनस करके दिखाते हैं उससे। डिसोल्यूशन क्या? अदर करंट लायबिलिटी होती है। ठीक है जी। और अदरवाइज क्या होता है? आपको आपको डेटर में से एज ए डिडक्शन शो करना पड़ता है। अरे सीधा सीधा लिख दो ना आप, करंट लायबिलिटी वाला। दोनों। आपको जब मैंने बैलेंस शीट बताई थी ना, दिखा दो तरह से प्रेजेंट। ऐसी प्रोविजन फॉर डाउट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का प्रेजेंटेशन होता है। हाँ। ठीक। हाँ जी। ये देखिए, या क्या, मैं इस पर डिस्कस कर लूंगा, पहले ये बात देख लें। रुक जाइए, कंपनी पे आ जाएंगे, रुक जाइए। व्हेन एन एसेट्स रियलाइज सोल्ड, अब मैं कितने लोगों को देख रहा हूँ, क्रेडिटर सेटल्ड फॉर ₹50,000, एंट्री क्रेडिटर टू बैंक कर रहे हैं। रेजोल्यूशन में क्यों कर रहे हो भाई? रियलाइजेशन टू बैंक होनी चाहिए एंट्री। कोई क्रेडिटर आपकी एसेट्स लेके चला गया, उसकी एंट्री नहीं होनी है। 50,000 का क्रेडिटर 40,000 की एसेट्स लेके चला गया, और फुल सेटलमेंट में तो कोई एंट्री नहीं करनी है। 50,000 का क्रेडिटर पार्ट पेमेंट में 40,000 का ले गया, तो 10,000 की पेमेंट करनी है उसको। 50,000 का क्रेडिटर 1 लाख की एसेट्स लेके चला गया, कोई एंट्री नहीं करनी है फुल सेटलमेंट में। 50,000 का क्रेडिटर 1 लाख की एसेट्स ले गया पार्ट पेमेंट में, तो फिर 50,000 की एंट्री करनी है, उसको पैसे की एंट्री करनी है। डिसोल्यूशन में कुछ भी आना, अनरिकॉर्डेड एसेट्स बेच दी, कैश टू रियलाइजेशन। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे कर दी, रियलाइजेशन टू कैश। लायबिलिटी शब्द तो आना ही नहीं है, एसेट्स आना ही नहीं है जब पेमेंट का सेटलमेंट करते हैं। बार बार यही गलती कर रहे हैं लोग, तो नहीं करेंगे ऐसा, तो कोई एंट्री नहीं करनी है। अरे ट्रांसफर तो करेंगे उनको, तो डायगनली ट्रांसफर तो देखेंगे वो, उसके बाद थोड़ी एंट्री करनी है। एसेट्स रियलाइज सोल्ड, एसेट्स अकाउंट इज रॉन्गली क्रेडिटेड, लायबिलिटी सेटल्ड, लायबिलिटी अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड, नहीं करना। अच्छा, किसी बंदे ने बोला कि भाई 30,000 के क्रेडिटर थे जो 2 महीने बाद पे करने थे आपने, और 2% डिस्काउंट पे है। अगर पर शब्द है तो टाइम पीरियड लगाएंगे 2 महीने का, और पर नहीं है तो 30,000 का 2% 6,000 होता है, 6,000 माइनस कर देंगे, तब जाके पेमेंट करनी है आपको। हमने बोला कि क्रेडिटर की पेमेंट हमें देनी थी कितना, 3 महीने बाद, और आज हमने पेमेंट करी तो डिस्काउंट 3 महीने का मिलेगा ना आपको। तो 3 महीने का डिस्काउंट काट के वैल्यू निकालते हैं उसको।
और ऐसी बोला है कि भाई किसी क्रेडिटर को आपने अलॉन्ग विद 10% इंटरेस्ट दे दिया तो 3,000 30,000 पे 10% 33,000 पेमेंट करेंगे उसकी आप। ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस तो बहुत गलतियां कर रहे हैं, ये मैं अच्छे से करवा चुका हूँ, मेरे पास अब समय नहीं है उसे करवाने का। नोट्स और सब, स्टूडेंट फॉरगेट टू पे ऑफ फुल दोज लायबिलिटी अबाउट विच नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। एंड स्टूडेंट क्या करते हैं, जब मैंने डिसोल्यूशन बताया था आपको बताया था ना कि कुछ करंट एसेट्स होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं इंटेंजिबल मानते हैं, कुछ करंट एसेट्स जिन्हें हम क्या मानते हैं टेंजिबल मानते हैं। ये भी हमने अच्छे से आपके साथ यहाँ पर डिस्कशन में लेके चले थे। ये देखिए थोड़ा सा पार्ट यहाँ शुरू शुरू में लिखा हुआ है, देखो इधर, और ये थ्योरी एनसीईआरटी बेस्ड है। सो मत यार, शांति रखो थोड़ा सा। ये देखो ये रहा, क्या लिखा है इधर देखिए, टेंजिबल एसेट्स, ये फिक्सेस, लैंड बिल्डिंग मशीनरी कंप्यूटर इन्वेस्टमेंट्स, इनके बारे में कुछ ना बोला जाए तो इनको फुल वैल्यू पे रियलाइज करते हैं। इसी तरह से स्टॉक सन्ड्री डेटर वगैरह को इनको इनको क्या करते हैं, कुछ ना बोले तो फुल वैल्यू पे पैसा वसूल लेते हैं। लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स, पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क गुडविल सॉफ्टवेयर, इनके बारे में कुछ ना बोलो तो इनकी वैल्यू नील मानते हैं। इसी तरह से सच एज अक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकी वैल्यू को क्या मानते हैं, नील मानते हैं, है ना। इनको कुछ नहीं ट्रांसफर करके भूल जाते हैं, इसका ध्यान रखना है। और चलिए इधर, एसेट्स टेकन ओवर बाय क्रेडिटर आर अगेन पोस्टेड इन द रियलाइजेशन अकाउंट। नहीं करेंगे, क्रेडिटर लेके चला गया, फुल सेटलमेंट लेके चले, नहीं चलेंगे। पार्टनर्स का लोन, अरे थोड़ा शर्म कर ले भाई, आज के दिन तो देख ले थोड़ा सा, करते रहना, घर ले जाओ उसे, की खेलना उसके साथ। कैश बैंक अकाउंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, लोन फ्रॉम द पार्टनर्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, नहीं ट्रांसफर करते उनको आप, गलत कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं करना आपने कभी भी। हाँ, नहीं कोई रीजन नहीं लिखना आपको, जनरल सिर्फ नो एंट्री लिख के छोड़ देना, देयर इज नो रीजन रिक्वायर्ड। लेकिन अगर आप खाली छोड़ तो देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, लिखना आपको नो एंट्री वहां पर। बोलिए। तो जैसे वर्कमैन कंपनसेशन दिया हुआ है और उसके 5,000 का, और उसके अगेंस्ट क्लेम 3,000 का, तो हम 3,000 वो ट्रांसफर करता है ना उसमें रियलाइजेशन। अरे वर्कमैन कंपनसेशन अगर 50,000 का है, क्लेम 30,000 का है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, क्लेम फॉर कंपनसेशन क्रेडिट, बाकी बच्चे को पार्टनर्स में बांट देते हैं नहीं, लोग, एक हाँ वो रेजोल्यूशन उसको में। तो बांट देते हैं, लेकिन डिसोल्यूशन में हम उसे बाद में पे ऑफ भी करते हैं क्या, वो जो हाँ क्लेम है? करते हैं भाई, हम्म। रिजोल्यूशन के नोट्स में आपको साफ साफ चीजें देखो, यहाँ पर आपको फिर से देखिए, ये देखिए, ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है नीचे, यहाँ देखिए, रिजोल्यूशन के नोट्स, कभी नोट्स खोल के देखिए, आप पता चलेगा आपको, पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है यहाँ। ये रहा, क्या लिखा हुआ है कि 50,000 का कंपनसेशन, 20,000 का आपके पास क्या है, क्लेम आया, तो जितने का क्लेम था उतना 20,000 ट्रांसफर कर दीजिए कहाँ पर, रियलाइजेशन में। और फिर 20,000 ही पे करना है आपको, चाहे बोला नहीं, पे करना है उसको, ओके क्योंकि सर। क्लेम फॉर कंपनसेशन है वो, बाकी का बांट देंगे। 50,000 का कंपनसेशन, 50,000 का क्लेम ट्रांसफर करेंगे, फिर मतलब जितना ट्रांसफर करेंगे उतना पे करना है, बस इसका मतलब ये है। ओके कैसे सर। करना है, नोट्स पे एक नजर डाल लेनी चाहिए। इधर देखिए, फेस वैल्यू, इशू प्राइस, पेड अप वैल्यू, ये बार बार गड़बड़ करते हैं। कॉल्ड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू से आपको क्रेडिट करना होता है री इशू के टाइम पे, फुल्ली पेड अप है तो जो 10-20 रुपए की वैल्यू उससे करना होता है। उसके अंदर फाइनली पेड अप वैल्यू जाती है, कॉल्ड अप एंड पेड अप। हाँ, अगर पेड अप हो तो पेड अप भी कर लेते हैं, कॉल्ड अप भी होता है, कॉल्ड अप है तो पेड अप है तो कॉल्ड अप ऑब्वियस है वो। यहाँ देखिए, स्टूडेंट फेल टू डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम इन केस ऑफ फोरफिशर, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये तो गलत ही होता है कई लोगों से। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में इशू ऑफ शेयर्स में गलत करते हैं आप। और कंसिडरेशन अदर देन कैश की कैलकुलेशन, अब मैंने आपको ग्रुप पे एक मैसेज भेजा था ना, मैंने बोला था कि अगर रुपीज 10 लाख के डिबेंचर दे रखे, सुन लीजिए, सुन ले भाई, तो सुन ले, क्यों बैठा है उसके साथ, आखिरी दिन भी सुन के जा रहा है मुझसे। अरे कहीं तो सीरियस हो यार, तुम्हें बहुत आता है ना यहाँ पर, तुम्हारे चक्कर में औरों का टाइम खराब हो रहा है। मैंने बड़ा बड़ा आप लोगों के साथ बोला था क्या, कि अगर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रुपीज 10 लाख के डिबेंचर, ठीक है, तो अगर नॉर्मल एंट्री कर रहे हैं तो उसे 100 से डिवाइड कर लीजिए। लेकिन अगर आप लोन का पार्ट बोल के ले रहे हैं, इशू प्राइस के हिसाब से चलेंगे, और कंसिडरेशन अगर देश में करें तो फेस वैल्यू से कब डिवाइड करना है, जब नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए, रुपीज 10 लाख के डिबेंचर इशू हुआ, 10% प्रीमियम और 10%
डिस्काउंट मतलब 10% डिस्काउंट और 20% प्रीमियम पे। तो आपको फेस वैल्यू से डिवाइड करके करना है उसको। जितने क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट में दिए थे सारे किससे डिवाइड हो रहे थे, वो फेस वैल्यू से डिवाइड हो रहे थे। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा भी करवाया था कि आपके पास कैपिटल की रिक्वायरमेंट 55 लाख की है, फिर आप शेयर डिबेंचर इशू करें, मुंह धो के आप जाओ, मुंह धो के आओ तुम, जा धो के आओ फटाफट से। आपके पास शेयर कितने के हैं? 55 लाख रुपए के शेयर है, मैंने क्लास ग्रुप पे डाला था ये वाला पार्ट, अगर आपको ध्यान होगा तो अगर आपके पास 55 लाख रुपीज का आपको लोन लेना है, तो लोन लेते समय आप कितने के डिबेंचर इशू करेंगे, वो तो इशू प्राइस से डिवाइड होगा, कंसिडरेशन अदर देन कैश में इशू प्राइस से डिवाइड होगा। बट नॉर्मल क्वेश्चन होगा ना कि ₹10 लाख के, या कई बार हमने क्वेश्चन दिया कि 100 रुपए का डिबेंचर था, 10% डिस्काउंट और 20% प्रीमियम पे इशू हुआ, तो 100 का 90 और 100 का 20। बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 90 से, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट 90, और डिस्काउंट डेबिट लॉस डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर 100 रुपए से, ये एंट्री होनी है। इसमें नंबर ऑफ डिबेंचर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है आपको, बोलिए। हाँ, तो आपको कैटेगरी बनेगी। इसने क्वेश्चन पूछा कि बैलेंस शीट का क्वेश्चन बना रहे हैं, पूरे क्वेश्चन में 5,000 मतलब 5 लाख शेयर आपके इशू हुए, और उसमें सिर्फ 8 रुपए कॉल्ड अप था, तो आप लिखेंगे सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। लिखेंगे कैसे, देखो ऐसे लिखते हैं उसको, ऐसे लिखेंगे, आपको यहाँ पर ये लिखेंगे ऐसे, इस जगह पे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, ऐसे लिखते हैं। और ऐसे लिखेंगे क्या, 5 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, कॉमा 8 कॉल्ड अप, 8 कॉल्ड अप, ऐसा करके। और 5 लाख को 8 से मल्टीप्लाई करके आप 40 लाख की वैल्यू बाहर लिखते हैं ऐसे। फुल्ली पेड अप थोड़ी है वो, नहीं कुछ नहीं। सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप, 5 लाख इक्विटी शेयर्स ₹10 ईच, ये 10 ईच तो लिखना है आपने। जितना पेड अप था उतना पेड अप लिख देंगे, जितना कॉल्ड अप था उतना कॉल्ड अप लिखते हैं, ऐसे प्रेजेंटेशन होता है बैलेंस शीट के अंदर। हाँ जी, मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने बोला था आपसे कि अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस दे रखा, अच्छा एक और चीज है, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम कैपिटल रिजर्व दोनों दे रखा है, तो कैपिटल रिजर्व को टच नहीं करेंगे राइट ऑफ करते समय, सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम को टच करेंगे। तुमने गलती कर रखी है एक जगह पे, सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखेंगे और उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट से बचे हुए को राइट ऑफ कर देते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आ गया और सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑलरेडी गिवन है 1 लाख 2 लाख का, तो आप क्या करिए, तब आप कंबाइन एंट्री करिए और काम खत्म करिए। जब आपको अकाउंट बनाना है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ अकाउंट, तब आप कंबाइन एंट्री करिए और काम खत्म करिए, अलग अलग मत बनाइए। हाँ, जब आपको कुछ नहीं बनाना तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं, डिस्काउंट डेबिट करिए, लॉस डेबिट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हाँ, लॉस अगर है, लॉस इज ए ब्रॉडर टर्म, उसमें डिस्काउंट इंक्लूड होता है, ये बड़ा क्लियर है। लॉस अगर दे रखा है तो उसका मतलब है कि उसमें डिस्काउंट इंक्लूड है, डिस्काउंट दे रखा है उसमें लॉस इंक्लूड नहीं है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं यूज होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस यूज होगा। और चलिए फटाफट से करते हैं इसको। अच्छा, गुडविल और कैपिटल रिजर्व को आप गलत कैलकुलेट करते हैं, मैंने बिल्कुल सीधा सा रूल बता रखा है आपको, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी नेट एसेट्स, नेट एसेट्स को कंपेयर कर लीजिए परचेज कंसिडरेशन से, गुडविल ये पहले ही निकाल के रख लीजिए, तो दिक्कत क्या है। इसके बाद फोर फीचर में कॉल्ड अप वैल्यू और वो जो पेड अप वैल्यू होता है उसमें गड़बड़ करते हैं, उसका ध्यान रखना है आपने। 2,000 ऑफ द forfeited shares reissued at ₹8 paid up for ₹9 पर शेयर, जिसके साथ पेड अप है वो कैपिटल में, दूसरा वाला वैल्यू ऊपर चला जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट क्या होता है आपका, शेयर फोर अमाउंट के बराबर। लेकिन 5,000 शेयर पे अगर 45,000 का फोर था, तो 3,000 शेयर पे कितना हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट वैल्यू आती है, 45,000 से माइनस नहीं करते हैं उसको। वाइल ट्रांसफरिंग द बैलेंस इन शेयर फोर अकाउंट कैपिटल रिजर्व, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। ये इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन कॉस्ट इन एडवांस, ये नहीं खत्म है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं था, पहले था ये, अब नहीं है। ये डिस्काउंट भी ओरिजिनली पार्ट नहीं था। डिबेंचर के इशू करते समय आप डिबेंचर कैपिटल शब्द यूज नहीं करते, हालांकि एनसीईआरटी ने एक जगह डिबेंचर कैपिटल लगा रखा है, लेकिन वो गलत है। डिबेंचर होता है लोन और कैपिटल होती है ओनरशिप राइट, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा गड़बड़ है, सिक्योरिटीज प्रीमियम और प्रीमियम और रिडम्पशन, ये फर्क कैसे निकलता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम शब्द कब आता है भाई, बताइए मुझे जरा, सिक्योरिटीज प्रीमियम कब आएगा। ये मान लो, ये 100 रुपए का फेस वैल्यू, ये इशू प्राइस कितना है, मान लो 110, और ये रिडम्पशन वैल्यू कितनी है 120। तो अगर इशू प्राइस इज मोर देन व्हाट फेस वैल्यू, तब हम यूज करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। लेकिन अगर रिडम्पशन वैल्यू ज्यादा, तो हम क्या यूज करेंगे, प्रीमियम और रिडम्पशन, ठीक है। इसकी वजह से लॉस एंड इशू डिवेंचर आता है, ये ध्यान रखते हैं। ये काफी सारी चीजें मैंने रिवीजन में बहुत अच्छे से डिस्कस करी थी।
हाँ तो दिखाएंगे कैसे, मैंने ये भी करके दिखाया था, क्योंकि तुमने रिवीजन क्लासेस नहीं अटेंड करी, मैंने लॉस भी बना के दिखाया। कैसे दिखाया था? लॉस एंड श्योर डिवेंचर अकाउंट बनाया, जितना डिस्काउंट था उसे शेयर कैपिटल के नाम से दिखाया, और जितना क्या लॉस था उसे प्रीमियम और रिडम्पशन के नाम से दिखाया था। बिल्कुल दिखेंगे, ऐसा करेंगे बिल्कुल। अरे यार तुम्हारे टाइम पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी स्पीड क्या है, उस पर डिपेंड करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं, इसमें कुछ खास बात नहीं दिख रही। हाँ ये देखना जरा एक बार क्वेश्चन करते समय, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते समय, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते समय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का ध्यान रखेंगे आप लोग हमेशा से, ठीक है। एक चीज जो है ना, लोग अक्सर गलत कर रहे हैं, मैं दिखाऊं आपको, एक छोटी सी चीज दिखा रहा हूं आपको मैं यहाँ पर। ये मैं इसीलिए कंक्लूडिंग पार्ट में मैं चल रहा हूँ। ये प्लीज आप इसको, सिर्फ 5 मिनट लगेगा, एक एक चीज को देख लीजिए यहाँ पर, सिर्फ 5 मिनट लगेगा और कुछ नहीं है। ये वाला पार्ट बस। एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था आज, आपने देखा था आपके सैंपल पेपर में इसी से क्वेश्चन निकल कर आया था। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, ये सब अलग अलग हेड है। ये अलग हेड है, ये अलग हेड है। चेंज इन इन्वेंट्री पूरा अलग हेड है, ये अलग हेड है, ये अलग हेड है, और ये अलग हेड है, और ये अलग हेड है। इन हेड्स का ध्यान रखना है आपको। जब मैं कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालता हूँ, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो क्या क्या चीज जोड़ूंगा मैं? ये जोड़ूंगा, ये जोड़ूंगा, और सिर्फ ये जोड़ूंगा बस। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऐसे निकलता है। यही कॉमन सेंस कंपैरेटिव स्टेटमेंट करते समय तंग करता है। इसको लेके चलते हैं बस, ठीक है। बस बच्चे ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इन आइटम्स को आप ध्यान से देख लीजिए, इनके आइटम को आज रात को पढ़ के जाना है इनको, कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, बाकी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, आप भी देखना जरा, उसका जवाब बताना मुझे। जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन है, आई हैव वन डाउट, इज रॉ मटेरियल इंक्लूडेड इन द चेंजेस इन इन्वेंट्री? दिख रहा है कहीं? इज रॉ मटेरियल इंक्लूडेड इन चेंज इन इन्वेंट्री, बताइए होता है क्या? तो मिल गया जवाब उसका। अब बस सुन लो, हाँ वो तो ऊपर है ना, वो तो गया जवाब। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूमर, रॉ मटेरियल की ओपनिंग, परचेज और माइनस। लेकिन यहाँ दिख रहा है चेंज इन इन्वेंट्री के अंदर रॉ मटेरियल कहाँ है? और क्वेश्चन भी आया था सीबीएसई में कि चेंज इन इन्वेंट्री इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, चेंज इन इन्वेंट्री डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें फिनिश गुड्स आएगी, वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल के लिए अलग है बिल्कुल। इन हेड्स को जरूर से पढ़ के जाना, ठीक है जी। फाइनेंस कॉस्ट के अंदर क्या बोल रहे हो, बोलना है कुछ? तिवारी ब्याह के लिए जैसे घर। सर रॉ मटेरियल वाला किस में आएगा? रॉ मटेरियल तो अलग रहेगा ना, इसके साथ क्यों आएगा? चेंज इन इन्वेंट्री के साथ थोड़ी जाता है, हेडिंग ही अलग है वो तो। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर सेल ऑफ स्क्रैप आती है, ध्यान रखना। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर सेल ऑफ स्क्रैप, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर, देखो, रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ जुड़ती है। अदर इनकम नहीं, अदर इनकम के अंदर दिख रहे हैं सारी की सारी, जो जिनको हमने इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बोलते थे, सारी कौन सी इनकम है? वो अदर इनकम है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, रिवेन्यू आइटम्स के अंदर कौन कौन सी आएंगी? सेल और सेल ऑफ स्क्रैप आएगा रिवेन्यू आइटम के अंदर। तो जब आपके पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और सेल ऑफ स्क्रैप दे रखा होगा, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस सेल ऑफ स्क्रैप जोड़ के तब टोटल रिवेन्यू बनाते हैं। और चलो नीचे, ये तो डिस्कस कर चुका हूँ इसलिए मैं डिस्कशन में नहीं लेके चल रहा। बस सिर्फ एक फाइनेंस कॉस्ट वाला पार्ट देख लेंगे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में यहाँ पर आ गया, ओपनिंग मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल एंड क्लोजिंग मटेरियल। एक फाइनेंस कॉस्ट वाला पार्ट देख लीजिए, उस पर क्वेश्चन बनता है और बनने के चांस बनते हैं। स्टॉक इन ट्रेड वो होता है जो हम बना बनाया खरीदते हैं किसी से।
और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर क्या क्या चीजें दिख रही हैं आपको, ये रहे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होते हैं, डायरेक्ट होगा तो फैक्ट्री का, इनडायरेक्ट होगा तो किससे, ऑफिस से रिलेटेड है। ये इनडायरेक्ट में ऑपरेटिंग के कहलाते हैं ये वाले। ये पढ़ लीजिए बस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंपनी की बोरोइंग से रिलेटेड कॉस्ट होती है। फाइनेंस कॉस्ट इंक्लूड एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर बोरोइंग सच एज लोन प्रोसेसिंग फीस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। जब हम कब पढ़ रहे थे ना, जब मान लो अगर हमने डिबेंचर शेयर पढ़ा होता तो समझ में आता था, नहीं पढ़ा तो नहीं समझ में आता। और उसके बाद क्या होता है, बैंक चार्जेस आर नॉट शोन एज अ फाइनेंस कॉस्ट, वो अदर एक्सपेंस के अंदर दिखाया जाता है। ये कैच है इसका, बैंक चार्जेस। बाकी चीजें दिखती हैं, यहाँ देखिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ लोन, डिस्काउंट इशू डिवेंचर, प्रीमियम रिडम्पशन। बैंक चार्जेस नहीं आते हैं इसके अंदर, बैंक चार्जेस अदर एक्सपेंस का पार्ट बनते हैं। और ये आपके पास है डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, तो हमें मालूम है। और अदर एक्सपेंस में तो बाकी सारे जितने भी एक्सपेंस होते हैं आपके, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, अदर एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट नेचर के, सब इसके अंदर चले जाते हैं। ये हटा देते हैं यहाँ से इसको। अब हम अपने लास्ट वाले पार्ट में चले हैं। हाँ बोलो। सर मैंने आपको डाउट भेजा था, उसमें रेवेन्यू फ्रॉम, उसमें लिखा था कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की परसेंटेज है, फिर आंसर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ही कैलकुलेशन कर रखा था। तो गलत कर रखा होगा उसने। कैलकुलेशन जो तो होनी चाहिए सर वो, अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे परसेंटेज बना के बोला होगा तो उसके हिसाब से चलना था। तो सर वो क्वेश्चन पेपर, वो सैम्पल पेपर था 2023 का। तो सैंपल पेपर 2023 का, एक मिनट इसको मैं पूरा कर लूँ फिर मैं ले लेता हूँ। काउंटिंग रेशोज में, अच्छा एक और चीज का ध्यान रखना, अगर आप सिर्फ वर्किंग कैपिटल निकाल रहे हैं तो करंट असेट्स प्योर लेंगे, करंट लायबिलिटी प्योर लेंगे, कोई इन्वेंट्री माइनस नहीं करते हैं। वर्किंग कैपिटल निकाल रहे हैं ना, वो तो अकाउंटिंग होती है। तो आप करंट असेट्स की नॉर्मल वैल्यू, करंट लायबिलिटी की नॉर्मल वैल्यू, कोई इन्वेंट्री माइनस नहीं करना, कोई प्रीपेड वगैरह माइनस नहीं करना। हाँ, जब आप सॉल्वेंसी रेशियो लेके चल रहे हैं तब आप उसको हटा के चलते हैं, क्विक रेशियो करंट रेशियो के अंदर लेके चलते हैं। अरे उसी का डिस्कशन कर रहा हूँ मैं, दिखा दूंगा अभी। अभी दिखा, आई जस्ट, कौन सा साल का सैंपल पेपर था वो? सैंपल पेपर यहाँ होंगे भी मेरे पास क्या? ट्रिलियन ट्रिलियन है, इधर रुक जाओ। कौन से साल का बताइए? 23 तो या तो 24? 23 का या 24 का, दोनों में से किसी एक का था। किसी का बता दो, एक बताओ तुम किसमें है वो। किसमें है सैंपल पेपर वो? मुझे तुमने, रुक जा, इन्होंने मुझे भेजा हुआ है ना, रुक जा। नहीं, इधर इसने भेजा हुआ मुझे। रुक जाओ, क्या नाम है तुम्हारा? ये देखिए, ये था कौन सा, यही वाला क्वेश्चन है? कौन सा यस क्वेश्चन है सर। बता। ये वाला देखिए जरा क्या है, बोलो क्या है। सर इसमें जो अदर एक्सपेंसेस है, इसमें परसेंटेज ऑफ कॉस्ट लिखा हुआ है। अदर एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट कॉस्ट ऑफ, ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हाँ फ्रॉम जी। ऑपरेशन में क्या क्या आता है बताइए। तो ये कॉस्ट और ऑफ ये दोनों मटेरियल मिला का, के आएंगे, हाँ जी, और मिला फिर के आएंगे। आंसर में सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मार्किंग से परसेंटेज। ये आंसर की तरह ये वाला आंसर है। हाँ जी। तो नहीं कर रखा ठीक, फिर उसने उसने फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को मान के चलना था, उसने गलत कर दिया। ओके सर। भाई जब वो एक्सप्लिसिटली बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम पे लेके चला, तो पहले कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। और इसने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पे निकाला हुआ है ना। नहीं, ऐसा नहीं करके चलना आपने। अब वो क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी एम्बिग्विटी है, लेकिन बोर्ड के पेपर में अगर कोई ऐसी गलती आती है, सबसे पहले उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। माना जाएगा कि आप ट्रॉमेटाइज होकर उसे अटेम्प्ट करके, देन यू विल गेट फुल मार्क्स। ये ध्यान रखें। ये ठीक है। अच्छा सुनो भाई, कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्लीज हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ आपसे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर टैक्स जो होते हैं, उनकी ओपनिंग क्रेडिट साइड में होती है और एसेट्स की ओपनिंग डेबिट साइड में होती है। जब कभी मशीनरी अकाउंट बनाते हैं तो मशीनरी अकाउंट के अंदर फुल मशीन का डेप्रिसिएशन दिखाया जाता है, और जब प्रोविजन बनाते हैं
तो मशीनरी अकाउंट के अंदर मशीनरी सोल्ड का जो होता है उसका डिप्रेशन दिखाया जाता है। ये गलती बार बार कर रहे हैं आप लोग, और इस पर मैं अच्छा खासा डिस्कशन कर चुका हूँ रिवीजन पे, तो अब मैं इस पर बात नहीं करूंगा आगे। अच्छा, एक और चीज का ध्यान रखेंगे कि जो इंटरिम डिविडेंड है और जो प्रपोज डिविडेंड है, वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जाके जुड़ता है वहां पर। वो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट में नहीं जाता है। लोग डिविडेंड पेड को भी कहाँ दिखा रहे हैं, इंटरिम डिविडेंड को भी कहाँ दिखा रहे हैं, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में दिखा रहे हैं। आपको हेडिंग दिखा रखी है कैश फ्लो में, सारी सारी चीजें कहाँ जाती हैं। क्या चीज? अरे डिविडेंड जो आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से निकाला तभी तो उसे ऐड बैक करेंगे। अगर वो रिजर्व से बना तो उसको छेड़ना ही नहीं है, कैश फ्लो नहीं हुआ फिर तो। दोबारा बोलो, पूछो। क्वेश्चन पूछो, टाइम कट करो। भाई फिर देखो मैं कितना बोलूं, देखो फिर से तुमने नोट्स नहीं पढ़े, नहीं पढ़े तुमने। रिकॉर्डिंग में देखियो कि तुमने देख कौन है भाई। मेरे प्रोफेसर का कॉल, सॉरी, करूंगा बात उनसे कॉल, सॉरी। आज ही क्यों हो रहे हैं कॉल यार। इधर देखिए, रुक जाओ। एक छोटा सा पार्ट था यहाँ पर, और ये डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर सिर्फ टैक्स दिया हुआ है तो वही प्रोविजन और वही टैक्स पेड है। अगर अगर सिर्फ डिविडेंड दिया हुआ है, उसे ऊपर जोड़ेंगे, उसे नीचे माइनस करेंगे। प्रपोज डिविडेंड दे रखा है, ना प्रीवियस ईयर का ना करंट ईयर का, तो उसी को ऊपर जोड़ना, उसी को नीचे माइनस करना है। अब सुनो मेरी बात। एक एक हमने रूल बताया था आपको, एक एक रूल बताया था आपको, क्या था वो, रुक जाइए जरा देखें। हाँ जी, इधर देखिए, यहाँ देखिए। तुमने तुमने रिवीजन क्लास को ढंग से नहीं करा, इसकी वजह से तुम्हें परेशानी। तो मैंने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से लिया था। होल्ड करिए, होल्ड करिए, होल्ड करिए, ये देखो ये रहा। सिर्फ मैं लास्ट लेके चल रहा हूँ, इसके बाद मैं बंद कर दूंगा इसको। यहाँ देखिए, इंटरिम डिविडेंड इज नॉट पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, बड़ा क्लियर है। प्रेफरेंस शेयर पे कोई इंटरिम डिविडेंड नहीं दिया जाता, सुन लीजिए, नहीं दिया जाता है। ठीक है, लेकिन आपने आपने 1 जुलाई को इक्विटी डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो उसी दिन आपको प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा, क्या है उसकी डेट 31 मार्च ही क्यों ना हो। पूरा 12%। हाँ वो भी। ठीक है, कोई टाइम, डिविडेंड में टाइम कंसिडरेशन वैसी नहीं है। अगर आपने इक्विटी डिविडेंड दिया, और तो प्रेफरेंस डिविडेंड आपको इक्विटी डिविडेंड से पहले देना है। और मान लिया हमारी एनुअल डिविडेंड देने की डेट 31 मार्च है, लेकिन आपने आपने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया 31 जुलाई को, तो 31 जुलाई को प्रेफरेंस डिविडेंड बिकम्स लाइबल, उस दिन देना पड़ेगा, ये है। अदरवाइज इंटरिम डिविडेंड नहीं देना। इंटरिम डिविडेंड सिर्फ इक्विटी को ही जाएगा, प्रेफरेंस को नहीं जाएगा। तो दोनों अलग अलग है ना। पोस्ट डिविडेंड अपना ऊपर प्लस माइनस नीचे, इंटरिम अपना अलग। अरे भैया अलग है। इंटरिम का मतलब होता है चट मंगनी पट ब्याह। प्रपोज मतलब पहले प्रपोज फिर बाद में शादी। दोनों बिल्कुल अलग नेचर के हैं। अगर सिर्फ प्रपोज डिविडेंड है, इट इज इंक्लूसिव ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस। अगर प्रपोज ऑन इक्विटी है, प्रेफरेंस अलग से निकालेंगे। केसेस पढ़ तो लेते, लिखा तो सब कुछ। आप बताओ। तो दे देना चाहिए। अगर क्वेश्चन में डिविडेंड शब्द यूज करा गया तो प्रेफरेंस इंक्लूड है उसके अंदर। अगर डिविडेंड है ही नहीं, 12% प्रेफरेंस डिविडेंड दीजिए। क्या भाई सुनो, कैश क्रेडिट, सुनो कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी में गिवन होता है। करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट नहीं करना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी की तरह ट्रीट करना है उसको। इंक्रीज डिक्रीज, बढ़ जाएगा तो प्लस करना है, डिक्रीज तो माइनस करना है। इस पर, हाँ तो भैया वो भी फाइनेंसिंग चलेगा।
इंटरेस्ट ऑन बैंक ड्राफ्ट कहाँ दे रखा है? लायबिलिटी एसेट्स में। दिखा मुझे क्या दे रखा है, तो क्या किया इसने आंसर में? तो बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट इस साल कितना पे कर रहे हैं आप? पिछले साल का तो पिछले साल की पेमेंट जाएगी ना, इस साल वाला कंसिडर करेंगे। नहीं रुक जाओ, नहीं रुक जाओ। इंटरेस्ट ऑन बैंक ड्राफ्ट 15,000 का था एंड प्रीवियस ईयर का 10,000 था, तो क्या किया? देखो, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट जो है आपके पास, अगर प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों दे रखा है तो करंट ईयर को कंसिडर करना है आउटफ्लो बस। प्रीवियस ईयर का तो प्रीवियस ईयर सेटल होगा ना। बैंक अपने ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट बचा के रखेगा क्या, ये बताओ? वसूल लेगा आपसे। हाँ, नहीं तब हम क्या करते हैं, तब हम डिफरेंस लेके चलेंगे, वो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग की तरफ चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन, बेटा कंफ्यूज मत कर, बाद में बात करते हैं। उसको पूरा कर लूं एक बार। चलो, लास्ट मेरे ख्याल से अब। ठीक है अब। हाँ, अगर आपके पास कोई क्लैरिटी ना हो कि कब दिया है, प्लीज समझना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैलकुलेट करते समय टाइम पीरियड लगता है, लेकिन डिविडेंड कैलकुलेट करते समय टाइम पीरियड नहीं लगता है। जैसे मान लो आपके पास साल के शुरू में डिबेंचर 2 लाख के थे, 10% इंटरेस्ट है, 2 से 3 हो गए वो, और क्वेश्चन बोला कि न्यू डिबेंचर वर इशूड ऑन जुलाई, तो 2 लाख पर जुलाई तक लगा लो और 3 लाख पे जुलाई के बाद लगा लो, या 2 लाख पे पूरे साल का, 1 लाख पे जुलाई के बाद का लगा लो। लेकिन अगर आपसे बोला कि ओपनिंग शेयर थे 2 लाख और क्लोजिंग शेयर इक्विटी शेयर 3 लाख, और बोला हम क्या कर रहे हैं, कि बोला कि हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं या डिविडेंड दे रहे हैं, ओपनिंग की वैल्यू ओपनिंग पे निकलेगी, क्लोजिंग की क्लोजिंग पे निकलेगी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दिसंबर में दे रहे हैं जनवरी में दे रहे हैं, पूरी फ्लैट रेट से निकलता है। इंटरम की तो वैल्यू दे रखी होती है ना, है? तो फिर आपको मानना, अच्छा 30, तो देखो मेरी बात सुनो, इंटरिम डिविडेंड देते हैं कि उस दिन जिस दिन आप डिक्लेयर करें, कितने आपके हाथ में, कितने थे आपके हाथ में? हाँ, तो उस दिन वाले में तो कैसे दे दोगे? इंटरिम डिविडेंड कब दिया जाता है ना, जब डिविडेंड शेयर आपके पास होल्डिंग में रहे थे। 31 मार्च को आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, 31 मार्च को आपके पास शेयर इशू हो रहे हैं, वो जो नए नए बच्चे को थोड़ी दे देते हैं इंटरिम डिविडेंड, हमको ओपनिंग वैल्यू पे देते हैं फिर। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया सारा। किसी का कोई स्पेसिफिक डाउट हो तो मुझसे पूछिए, बोलिए। तो देखो, बैंक लोन का जो इंटरेस्ट होता है हम करंट ईयर का लेके चल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट भी दे रखा हो तो करंट ईयर का लेके चल लीजिए। कैश फ्लो में नहीं जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला। किसी और चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट बताइए। सुनो, नहीं नहीं, अगर तो वहां दिखेगा ना सिक्योरिटीज प्रीमियम बढ़ता घटता हुआ दिखेगा आपको। बेटा समझना, बैलेंस शीट के अंदर जो आइटम है वो एक ही जगह जाना है। जैसे मैं बताऊं कि आपने क्या कर दिया, एक क्वेश्चन मेरे पास, एक क्वेश्चन था, उसमें क्या था कि डिबेंचर जब इशू किए तो 10,000 रुपए का डिस्काउंट था, और जब शेयर इशू करे तो 20,000 रुपए का प्रीमियम था, और बैलेंस शीट में प्रीमियम की वैल्यू 10,000 से बढ़कर दिख रही थी। बड़ा सिंपल सी बात है कि आपके जब शेयर इशू हुए थे तो कितने पे हुए थे, 20,000 के प्रीमियम पे इशू हुए थे, और जो डिबेंचर हुए थे 10%, 10,000 के डिस्काउंट पे गए थे, तो 20 में से 10 माइनस हुआ तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 10 ही बचेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 का ऐड हो जाएगा और डिस्काउंट 10,000 का माइनस हो जाएगा। तो जैसे डिबेंचर 1 लाख का था, 10% डिस्काउंट, तो डिबेंचर का आउटफ्लो 90,000 दिखेगा, और शेयर 1 लाख रुपए के थे, 20% प्रीमियम था तो 1,20,000 दिखेगा। हाँ, क्योंकि वो बैलेंस शीट के अंदर है और एक ही जगह दिख रहा है। अच्छा सुनो, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम कम होता है, प्रीमियम या लॉस ऑन इशू डिवेंचर राइट ऑफ करने के लिए, तो उसकी एंट्री नहीं आएगी, कैश फ्लो ही नहीं होता। सर रिफंड ऑफ टैक्स वाला, कैन यू भाई एक्सप्लेन? रिफंड ऑफ टैक्स कितना आसान है भाई। रिफंड ऑफ टैक्स क्या करना होता है आपको, आपके प्रॉफिट को बढ़ा देता तो ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में माइनस करेंगे और नीचे उसे प्लस कर देते हैं, काम खत्म। इतना ही करना है उसका। सर एक बार वो सिक्योरिटी स्ट्रीम वाला एक वापस 2 मिनट बता होल्ड होल्ड दीजिए। कर, दोबारा रुक जाइए, 1 मिनट रुक जा। क्या डाउट है तुम्हारा, दोबारा बोलो। सर वो आप सिक्योरिटी स्ट्रीम वाला क्या कह रहे थे, जैसे अगर बोले कि डिस्काउंट इज रिटन ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम।
मेरे पास ये देखिए, देख लीजिए, छोटी सी बात है, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है वैसे। यहाँ देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम ये दिख रहा है कितना, डैश करके 10,000 का दिख रहा है। ये प्रीवियस ईयर है और ये करंट ईयर है, ऐसे करके। और यहाँ लिखा है 10% डिबेंचर, बातें ना करो, 10% डिबेंचर 2 लाख। अरे मैं कह रहा हूँ, सुन लो बेटा इधर इसको, इक्विटी शेयर्स 3 लाख और 4 लाख, ठीक है। और बोला है क्या, डिबेंचर्स एट द रेट 10% डिस्काउंट, डिबेंचर इशूड डिबेंचर्स, ठीक है, ऐसा करके लिखा हुआ है, ठीक है। और लिखा है क्या, शेयर्स इशूड एट 20% प्रीमियम। अब अगर देखिए मेरी बात, 3 से 4 लाख हो गया तो 1 लाख का 20%, 20,000 है। 20,000 दिखना चाहिए था ना यहाँ पर, यहाँ दिख कितना है, 10 दिख रहा है। लेकिन यहाँ ये भी तो लिखा है, डिबेंचर इशूड एट 10% डिस्काउंट। 1 लाख का 10% कितना था, 10,000। तो 20,000 रुपए का जो आपका प्रीमियम था, और वो डिस्काउंट 10,000 का माइनस होने के बाद तो वैल्यू 10,000 ही बचेगी। अब अगर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो मैं क्या दिखाऊंगा, मैं फाइनेंसिंग के अंदर जाऊंगा, क्या लिखूंगा, इशू ऑफ डिबेंचर, क्या लिखूंगा, 1 लाख माइनस 10,000, कितने का दिखूंगा, 90,000 का दिखाऊंगा। और मैं लिखूंगा इक्विटी शेयर्स कितने के, 1 लाख, या तो और प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने के, 25,000, ऐसे करके दिखाऊंगा। सॉरी, 20,000। दिख 10 रहा है यहाँ पर, लेकिन 10 राइट ऑफ भी तो हुआ, कैसे यार। ये इशू 20,000 के प्रीमियम पे हुए थे ना, ठीक तो है, सही तो है। 10 माइनस होने के बाद 10 ही तो बचेगा। क्वेश्चन अलग तरह से है, उसका उसको 15% दे रखा होगा। यहाँ देखिए, आपके जो इक्विटी शेयर थे वो 1 लाख रुपए से बढ़े, और आपका प्रीमियम जो है यहाँ 20,000 दिखना है। क्यों दिखना है 20,000 का प्रीमियम, क्योंकि 10,000, अब यहाँ यहाँ बंदा देखेगा, वो कहेगा यार तो प्रीमियम 10,000 का ही दिख रहा है। आपके प्रीमियम आई थी 20,000 की वैल्यू, 20 में से 10,000 का आपने डिस्काउंट राइट ऑफ कर दिया, तभी तो दिख रहा है 10,000 यहाँ पर। तो यहाँ ओरिजिनल 20,000 ही दिखाना है आपको, ये मत करना कि 10 बढ़ रहा है तो 10 दिखाऊंगा, ऐसा करके चलना है। क्या बोलिए बच्चा, कौन था प्रीमियम, और किसी का क्या डाउट था बताइए, एनीबडी एल्स फॉर एनी डाउट। तो जैसे 3 मार्कर्स में अगर आता है बोलो क्या आ गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है, और जैसे वो 3 केसेस दिए होते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिक्रीज बाय इतना, इंक्रीज बाय इतना। और जब डिक्रीज इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, हम उसकी 2 एंट्रीज करते हैं। हम उसे एक एंट्री कर सकते हैं 3 मार्कर्स में। नहीं, मेरी बात सुनो, पहले आपके फर्स्ट क्वेश्चन में आएगा कि भाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 30,000 रुपए का, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 से कम हुई ना, ऐसा बोल रही हो। यस सर, यस बेटा सर। नोट्स पढ़ के देख लो ना, लिखा तो है उसके अंदर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 30,000 का, सर इन्वेस्टमेंट लिखो 20,000 का, एंट्री तो बाकी आती पार्टनर्स है, को बांट देंगे। तो हम उसकी वैसे 2 एंट्री करते हैं, तो हम उसकी एक एंट्री कर सकते हैं, लाइक थ्री नहीं मार्कर करना में। एक एंट्री, आप बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, ओके, कोई पूछ नहीं, रही थी। 2 एंट्री क्यों कर रहे हैं आप, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है तो फिर एक एंट्री बढ़ाने की करनी पड़ेगी और एक एंट्री बांटने की करनी पड़ेगी, वो तो अलग अलग ही होगी। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है तब आप एक एंट्री कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 30, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 से कम हो गई, टू क्रेडिट 20,000 और टू बाकी पार्टनर्स में बांट देंगे, वहां तो एक कर सकते हैं। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो आपकी एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, और फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड टू पार्टनर्स कैपिटल, वहां ऐसे सर करके अगर शो इसमें करना पड़ेगा। मेंशन ना हो तो रिवैल्यूएशन की भी एंट्री मतलब बांटने की करनी पड़ेगी क्या, अगर लॉस है और या प्रॉफिट है। भाई अब अगर आपकी 1 2 3 4 5 एंट्री इंडिपेंडेंट है तब नहीं करना कुछ आपने। ठीक है सर। बता सर दो मेरे को बेटा, एक क्वेश्चन में डाउट था, डिसोल्यूशन की एंट्री। क्या कर रखा है, क्या कह रहे हो यार, ये डिफरेंस, ये देखो यार, मतलब तुम ना कभी नोट्स पढ़ के ना देखें, कभी कुछ ना करके देखें, और फिर डिफरेंस कैसे समझ में आएगा। इधर देखिए, ये बार बार एक परेशानी आ रही है, देखिए यहाँ देखिए इसको, कभी कॉम्प्रिहेंड करना तो सीखे चीजों को। ये आपके पास पार्ट है, कई बार समझाया है, आखिरी बार समझा रहा हूँ। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर अगर होता है इशू के टाइम पे डिसाइड, लॉस बनता है उसी साल राइट ऑफ हो जाता है, काम खत्म, प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं है, फाइनेंसिंग आउटफ्लो। इट विल बी, अच्छा अच्छा, प्रीमियम और रिडम्पशन इट विल बी अपियरिंग इन द बैलेंस शीट
बैलेंस शीट में दिखेगा ना आपको, प्रीमियम तो दिखेगा, तो फाइनेंसिंग आउटफ्लो बनेगा, बैलेंस शीट का आइटम एक ही जगह जाएगा, फाइनेंसिंग आउटफ्लो, काम खत्म। अगर प्रीमियम और रिडम्पशन या एक इश्यू डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर नहीं दिख रहा बैलेंस शीट में, तो इसका मतलब ये इशू के टाइम पे डिसाइड नहीं हुआ। आज आपके मन में आया कि डिबेंचर होल्डर को हम प्रीमियम पे पैसा वापस कर दें, तो प्रीमियम में पैसे देंगे तो लॉस आज ही बनेगा ना। अब अगर आज लॉस बनेगा तो उसको राइट ऑफ करने के लिए आपको आज ही काम करना पड़ेगा। तो या तो आप प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे उसको, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से। प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर प्रीमियम घटता हुआ दिखेगा, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना उसका, फाइनेंसिंग आउटफ्लो तब भी होगा। अगर आपके प्रॉफिट से राइट ऑफ हुआ, तो आपको क्या करना है, उसे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में जाके उसे जोड़ देना है और फाइनेंसिंग से माइनस कर देना है। दैट इज द ट्रीटमेंट गिवन हियर। कौन सा इशू ऑफ डिवेंचर आ गया अब? अबे प्रीमियम और प्रेफरेंस और डिवेंचर एक ही चीज तो है। कैसे अलग अलग ट्रीटमेंट है, बता जरा। चौथी बार पूछ लो क्वेश्चन। मैं बता चुका हूं तुम्हें, नॉन अदर करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट कर लीजिए उसको, प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन की तरह, सॉरी, हाँ शॉर्ट टर्म प्रोविजन की तरह ट्रीट करिए उसको। पढ़ो क्या लिखा है। और कोई? अदर नॉन करंट एसेट्स लेके चलिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट एक ही तो होगा यार। और बोलिए। हाँ, एक क्वेश्चन आया था यहाँ पर क्या, कि किसी बैंक ने इन्वेस्टमेंट कर दिया शेयर्स में फॉर ट्रेडिंग पर्पस के लिए, तो ऑपरेटिंग है। और अगर बैंक ने इन्वेस्ट कर दिया शेयर्स में, वैसे देखो सुनो, वैसे नॉर्मली बोले बैंक ना नॉर्मल इन्वेस्ट करते रहते हैं शेयर्स में, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए, तो मोस्ट हायर प्रोबेबिलिटी बनती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी होने की। ऑपरेटिंग की बोल के नोट लिख देना वहां पर, ऑपरेटिंग लेके चलते हैं, इट्स अ रेगुलर बिजनेस, रेगुलर ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर बैंक्स, उसको वैसे लेके चलिए। एक कोई बच्चा ऑनलाइन पूछ रहा था, उसने क्वेश्चन पूछा था, क्या था? तो अब मेरे को एक डाउट था डिसोल्यूशन एंट्रीज आया में, है? मैंने आपको व्हाट्सएप है सर, अभी भी है, तो कहाँ है वो? व्हाट्सएप पे भेजा है मैंने आपको, कब भेजा है? कब भेजा? 5-10 बताइए। मिनट पहले। ये वाला? यस हाँ, क्या डाउट है इसमें, बताइए। सर, इसमें जैसे कि जब कोई एक्सटर्नल लाइबिलिटी सेटल हो रही होती है तो फिर नो एंट्री पास होती है ना, तो वो ब्रदर का लोन। लोन टू चारू जो था वो रिलायंस में ट्रांसफर नहीं हुआ था। लोन, चारू इज द पार्टनर, लोन टू चारू 60,000 का है, सेटल्ड बाय पेमेंट ऑफ चारू का ब्रदर लोन ऑन द सेम अमाउंट। हमने चारू को से लोन ले रखा था, चारू का लोन रिलायंस में ट्रांसफर नहीं हुआ था, हमने चारू के लोन के बदले में उसके भाई का लोन सेटल कर दिया। तो क्या हुआ इसका मतलब, चारू का ब्रदर का लोन जो है वो तो रिलायंस में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, लायबिलिटी कम होगी तो क्या करते हैं उसको, तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, और ये जो लोन टू चारू है इसे क्रेडिट कर देंगे, तो रियलाइजेशन टू लोन टू चारू एंट्री बनेगी इसकी। क्या एंट्री दे रखी है बताइए? नहीं थी? सर मैंने नो एंट्री करी। क्यों करी तुमने नो एंट्री? नो एंट्री तब होती जब लोन टू चारू ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर होता, लोन टू चारू तो सीधा पे ऑफ होता, वो तो रियलाइजेशन में जाता ही नहीं है। ध्यान है ओके सर। डिसोल्यूशन में, लोन टू पार्टनर, लोन टू पार्टनर या लोन फ्रॉम पार्टनर, वो तो ट्रांसफर ही नहीं होता, उसे तो सीधा सेटल करते हैं हम। क्या? मैं हाथ जोड़ लेता हूँ। रेमुनरेशन डिसोल्यूशन वाली अलग, रेमुनरेशन रियलाइजेशन वाली अलग है, दोनों की अलग अलग एंट्रियां बनती हैं। रेमुनरेशन डिसोल्यूशन की और एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन, तो रेमुनरेशन को कंसीडर करते हैं। रेमुनरेशन फॉर रियलाइजेशन और एक्सपेंस फॉर रियलाइजेशन, तो रेमुनरेशन जो दिया उसे कंसीडर करते हैं। लेकिन रेमुनरेशन फॉर डिसोल्यूशन और एक्सपेंस रियलाइजेशन, दो एंट्रियां होंगी। सुनिए, अगर एक्सपेंस एक पार्टनर बेयर करता है तो उसको पे करना था, नहीं पे करा, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा पार्टनर कहता है मैं पे कर देता हूँ, फर्म ने कहा जब पे कर दे, तो फर्म किसे देगी, जो पे कर रहा है उसे देगी। रिकवर किससे करेगी, जिसने बेयर करा था। कहाँ से आएगा रियलाइजेशन, कहाँ से आ गया, बी डेबिट टू ए हो जाएगी एंट्री,
रियलाइजेशन कहाँ से आ गया? बी ए एग्री टू बेयर एक्सपेंसेस 10,000 के बेयर करना था ए ने, और पेमेंट कौन कर रहा है? बी कर रहा है, और फर्म के ब्याह पे कर हम मान के चलेंगे, तो बी को मिलेगा और ए से ले लिया जाएगा, ए टू बी एंट्री होगी, ऐसा चलेगा। चलिए, बहुत सारे लोग बेचैन हो चुके हैं, उनकी आत्मा बिल्कुल तड़प रही है यहाँ पर। सर अब मैं इसे बोलिए। सर मैंने आपको बस एक डाउट भेजा था पास अब एडजस्टमेंट्स भेजा का, नहीं, वो अब बता मुझे बाद दीजिए में सर। बोलना, अब क्या चीज़ है तुम्हारा? अब मैंने व्हाट्सएप भी हटा दिया यहाँ से। बोलो क्या है, बोल के बताओ क्या है, बोल के बताइए जल्दी से क्या है। आई एम टेकिंग वन लास्ट डाउट, उसके बाद में उसमें जो बैठना है वो बैठ के कर सर लेगा। सर बोलिए लिखा क्या है है। इक्का दुक्का तिक्का व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1. Their fixed capital balances were 5 lakh, 4 lakh, 3 lakh. For the year ended 31st March, profits of 84,000 were distributed without providing for IOC at 10%. Then इसमें adjustment entry पास करनी थी, पर आंसर मेरा 6,000 क्रेडिट आ रहा था, पर इसका आंसर मैं तुम्हें भेज दूंगा। 4,200 क्रेडिट इसका था। आंसर सैम्पल पेपर का, हमारे पेपर का क्वेश्चन था प्री बोर्ड का, सेंड द आंसर, ठीक है। ओके सर और उस, हाँ सर अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है रियलाइजेशन में, अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है बैलेंस शीट में तो हम उसको रियलाइजेशन में डालते हैं, बट अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है बैलेंस शीट में तो पार्टनर हम से बांट उसको देते हैं। बांट देंगे। ठीक है सर। हाँ, खत्म। सर अगर गुडविल अच्छा, रेज्ड एंड रिटन ऑफ है तो उसकी क्या एंट्री होगी? भाई सुनो, फिर जो एक बच्चा पूछ रहा है गुडविल रेज जो करते हैं, गुडविल राइट, देखिए रेज और राइट के बारे में क्या बताया था, याद है किसी को? रेज करने का मतलब हो गया कि गुडविल डेबिट और ओल्ड पार्टनर्स की रेशियो क्रेडिट, और राइट ऑफ करने का मतलब क्या हुआ? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट न्यू और क्रेडिट में गुडविल, इतना होता है बस। हालांकि रेज राइट ऑफ आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है सीबीएसई में। हाँ जी, चलो, चलिए मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ आज। अब ऑल सर द बेस्ट, जो भी डाउट होगा मुझसे वैसे पूछ लीजिए। अच्छा ठीक है। बोलिए, धीरज, दोस्त हु वांट टू लीव दे कैन गो।